दोस्तों, 24 और 25 तारीख की रात को उत्तर प्रदेश पुलिस का काला चेहरा उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा बेनकाब कर दिया गया। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन सारी जानकारियां अधूरी लगती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उस एरिया को देखा नहीं होगा, जो उस एरिया को जानता नहीं होगा, वो इस केस को सही ढंग से आपको समझा नहीं पाएगा, उसको बता नहीं पाएगा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे उस थाने के बारे में, ज़िले के बारे में और उस पुलिस चौकी कोरंडाडीह के बारे में एक एक चप्पे चप्पे के बारे में मुझे नॉलेज है। आज मैं वो चीज़ें आपके सामने पूरा एक एक पर्स उसका खोल करके आपको रख दूंगा। किस तरह से पुलिस वाले वहाँ पर कांड करते हैं, किस तरह से लोगों को लूटते हैं, किस तरह से ट्रक वालों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, किस तरह से ट्रक वालों से पैसा लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पर्स दर पर आपके सामने खोलने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्राइम और साजिश के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। बलिया जिला के जो नरही थाना है, नरही थाना एक्चुअल में सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नरही थाने पर यह कांड क्यों होता है। नरही थाना जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बॉर्डर का थाना है। इधर नरही थाने से इधर एक पुल पड़ता है और पुल के उस पार जब चले जाएंगे तो बक्सर ज़िला पड़ता है, और बक्सर और नरही के बीच में सिर्फ एक पुल की दूरी है। पुल अगर आप क्रॉस करना चाहेंगे तो मात्र 5 मिनट का रास्ता है पुल के इस पार से उस पार जाने में, और सिर्फ 5 मिनट में आप बिहार से यूपी के अंदर घुस जाते हैं और यूपी से बिहार के अंदर चले जाते हैं। और बिहार से जितने भी रेत का खनन होता है वो सारी यूपी में आती है। जितने अवैध कारनामे होते हैं बिहार से, वो इसी पुल के थ्रू यूपी के अंदर घुसता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जितने भी ट्रक वाले आते हैं बिहार से रेत लेकर के और यूपी के अंदर घुसते हैं और फिर यूपी में जाकर के अपने मनमानी दामों पर उसको बेचते हैं, और इसी वजह से पुलिस वाले उनसे पैसे वसूलते हैं। जितने भी ट्रक वाले, ट्रैक्टर वाले जो भी रेत लेकर के उस पार से आते हैं, एक मानक जो तैयार है कि इतना ही रेत एक ट्रक में भरा जाएगा, उतना नहीं भर के बल्कि उससे 1.5 गुना भर के लाते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से ही ये पुलिस वाले उनसे एक्स्ट्रा पैसे का चार्ज करते हैं, और वो देते हैं क्योंकि वो हमेशा अगर ओवरलोडिंग लेकर के नहीं आएंगे तो उनको उतना बेनिफिट फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो ओवरलोड लेकर के आते हैं और पुलिस वाले जो पैसा मांगते हैं वो इनको देते हैं। ये कहानी काफ़ी अरसे से चली आ रही थी। यहाँ आजमगढ़ के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, यहाँ इनके पास जितने भी ट्रक मालिक हैं, जिनकी भी ट्रकें ये रेत के काम में चलती हैं, जिनकी भी ट्रैक्टर्स वगैरह ये रेत लेकर के इस पार से उस पार जाते हैं, ये सबका कंप्लेन था कि ये पुलिस वाले उनसे ज़्यादा पैसे वसूलते हैं, और उनको देना पड़ता था क्योंकि वो भी गलत थे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बालू लेकर के, एक्स्ट्रा रेत लेकर के उस पार से इस पार आते थे। इसी वजह से पुलिस वाले भी अपनी मनमानी करते थे। लेकिन ट्रक वाले और उनके मालिकों ने वैभव कृष्णा के पास कंप्लेन किया कि चाहे हम अपनी मानक के हिसाब से भी लेकर के रेत आएँ, फिर भी ये पुलिस वाले जो यहाँ पर नरही थाने के रहते हैं, गोलंबर पर, भरोली जो गोलंबर है उस गोलंबर पे इनकी ड्यूटी लगती है, ये रहते हैं, तो ये मनमाने ढंग से अपना पैसा लेते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो। और सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं होते हैं, इनके दलाल कम से कम 40-50 वहाँ पर हर दिन रहते हैं। ट्रकों की संख्या अनगिनत है। लोग कहते हैं कि 1000 ट्रक यहाँ से निकलता है, लेकिन
मेरा मानना है कि सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 1500-1600 ट्रक वहाँ से पास होते हैं और हर ट्रक से 500 रुपया लिया जाता है। किसी किसी ट्रक से तो पुलिस वाले कोशिश करते हैं 1000 रुपया तक भी लेने का। अगर वो एक्स्ट्रा लोड अगर लेकर के वो चल रहा है तो उससे 1000 रुपये भी ले लेते हैं ये लोग। ये सारे कंप्लेन जब आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्णा जी के पास पहुंचता है तो डीआईजी वैभव कृष्णा पहले भी गाजीपुर के एसपी रह चुके थे। उनको गाजीपुर का एक एक चप्पे चप्पे से जानकारी था। एक ईमानदार अधिकारी जिन्होंने गाजीपुर में जब आए थे एक खाली सूटकेस लेकर के आए थे और वही सिर्फ खाली सूटकेस लेकर के वो यहाँ से पोस्टिंग चले गए थे, जबकि यहाँ पर गाजीपुर जिले में आने वाला हर एसपी करोड़ों अरबों की संपत्ति बना करके जाता है और वो संपत्ति बनती है इन्हीं सब चीज़ों से। सबसे ज़्यादा बलिया में पोस्टिंग कराने के लिए एसपी और वहाँ के इवन जितने भी दरोगा हैं, जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, वो भी काफ़ी अच्छा माल देते हैं। तब जा कर के ऐसे नरही जैसे थाना उनको मिलता है, ऐसे ही कोरंडाडीह जैसे चौकी उनको मिलता है। ये सब चीज़ें जब डीआईजी के पास ये कंप्लेन जाता है तो फिर डीआईजी जो वाराणसी रेंज के जो एडीजी हैं, जिनका नाम है पीयूष मोडिया, डीआईजी रेंज के जो वाराणसी रेंज के एडीजी हैं जिनका नाम है पीयूष मोडिया, पीयूष मोडिया को जब वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसके ऊपर रोक लगाना ज़रूरी है, तो फिर पीयूष मोडिया जी थोड़ा सा ये सोचते हैं कि चलो ऐसे कंप्लेन लोग कर देते हैं, उसके ऊपर इतना एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन जब बार बार वैभव कृष्णा जी उनके पास हर हफ्ते हर 10 दिन में ये चीज़ें लेकर के जाते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ इस कंप्लेन को सुनते सुनते, इसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है, तो फिर पीयूष मोडिया जी भी एक्शन में आ जाते हैं। और उसके बाद पीयूष मोडिया जी और वैभव कृष्णा दोनों मिलकर के एक टीम का गठन करते हैं। उस टीम में काफ़ी सारे सिपाही, कई सब इंस्पेक्टर्स को लिया जाता है, 5 गाड़ियां ली जाती है और 5 को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये लोग सुबह यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पर जो नरही थाने का जो गोलंबर है, जो कि बिहार से इस बक्सर से जैसे ही यूपी के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर भरौली पड़ता है, एक गांव है भरौली का एक गोलंबर है और उसी गोलंबर पर ये सारी जो ट्रकों का लेन देन होता है उसी गोलंबर पर होता है। वहाँ गोलंबर पर पहुँचते हैं, गोलंबर पर पहुँचने के बाद सीधे आगे बढ़ जाते हैं, उस एरिया का मुआयना करते हैं, उसको अच्छे तरीके से जांचते हैं। जांचने के बाद फिर पुल को पार करके वो सिर्फ बक्सर की तरफ चले जाते हैं, बिहार में घुस जाते हैं। बिहार में जाने के बाद जो रेत का खनन हो रहा है उस एरिया को देखते हैं, कहाँ से रेत खनन हो रहा है, ट्रकों को देखते हैं कि ये ट्रक जो आ रहे हैं कैसे ओवरलोड होकर के आ रहे हैं, कैसे अवैध खनन हो रहा है, कैसे अवैध तरीके से लेकर के आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों का सुबह से लेकर के शाम तक इन लोगों ने जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद वहीं पर शाम को बक्सर में ही ये लोग रुके और रुकने के बाद काफ़ी सारे ट्रक मालिकों से मिले। ट्रक वाले आते रहे, उनसे बात करते रहे। हर ट्रक वाले इनको बताते रहे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ये रात होते ही जो अपना रूप होता है उस रूप में ये लोग आ जाते हैं। ट्रकों को एक लाइन में पूरा यहाँ से वहाँ तक खड़ा कर दिया जाता है और सबसे पैसे वसूला जाता है। रात को 1 बजे अपनी टीम लेकर के पीयूष मोडिया और ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वैभव कृष्णा जी और पीयूष मोडिया वहाँ पर गोलंबर पर जाते हैं। गोलंबर पर जाने के बाद दोनों सिविल ड्रेस में होते हैं, सिविल गाड़ी होती है। गोलंबर पर जा कर के वो चारों तरफ मुआयना करते हैं, देखते हैं कि 2-3 पुलिस वाले बैठे हुए हैं
और उनके साथ में दलाल, कम से कम 20 दलाल डंडा लेकर के घूम रहे हैं। जो भी ट्रक वाले आ रहे हैं उन ट्रक वालों को रोका जा रहा है और उनसे पैसे लिया जा रहा है। ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। फिर वो गोरंडाडीह जाते हैं। गोरंडाडीह में जाने के बाद गोरंडाडीह में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी चौराहे पर ही एक पुलिस वाला खड़ा है, उसके साथ 4-5 दलाल खड़े हैं। ट्रक को रोका जा रहा है, वहाँ भी पैसे लिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें देखते हैं, पूरी दिन देखते रहते हैं। और देखने के बाद करेक्ट रात को 1 बजे एक ट्रक में सवार होते हैं। ट्रक वाला इधर से आ रहा होता है, उसको रोका जाता है। और जब ट्रक वाला रोक देता है तो इन दोनों व्यक्तियों के साथ एक सब इंस्पेक्टर भी होता है। सब इंस्पेक्टर कहता है कि ये एडीजी साहब हैं और एक डीआईजी साहब हैं। तो ट्रक वाला बिल्कुल डर जाता है कि एडीजी और डीआईजी किस लिए रोक रहे हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम रुक जाओ, हमारा प्लान ये है, हमको इस तरीके से इनको पकड़ना है, पुलिस वालों को। तो ट्रक वाला सारी चीज़ें उनको बताता है, एक एक चीज़ बताता है, कैसे पैसा ये लोग लेते हैं, क्या करते हैं, कितने पैसे लेते हैं, कितनी ट्रकें आती हैं, ये पैसा कहाँ जाता है। ट्रक वाला काफ़ी पुराना था, उसको सब कुछ पता था और इनको बताता है। और डीआईजी साहब और एडीजी साहब दोनों ट्रक के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक गमछा रखा रहता है। वो एडीजी साहब उस गमछे को अपने कंधे पर डाल लेते हैं। ये दोनों आदमी जब भरौली गोलंबर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, कोई गुप्ता करके नाम है उसका। वो आता है और आने के बाद अपने डंडे से ट्रक के ऊपर मारता है और कहता है, निकाल भाई निकाल। तो ट्रक वाला कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो गाली देने लग जाता है, क्योंकि ट्रक वाले को ऐसा इन्होंने बताया था, प्लान किया था, ऐसे ही बोलना है। तो ट्रक वाला बोला, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो गाली देने लग रहा, माँ बहन करने लग जाता है। पुलिस वाला बोलता है, डंडे घुसेड़ दूंगा तेरे पिछवाड़े में, ये वो दुनिया भर की बातें उसको बोलता है। तो पीछे बैठे डीआईजी साहब और एडीजी साहब, साथ में सब इंस्पेक्टर था। सब इंस्पेक्टर बोलता है कि भाई किस चीज़ के पैसे ले रहे हो आप लोग। अब ये तीनों आदमी सिविल ड्रेस में थे। वो पुलिस वाला इनको पहचान नहीं पाता है, तो पुलिस वाला इनको भी गाली देने लग जाता है कि अभी मैं डंडा तुम्हारा ये करूँगा, तुम्हारा वो करूँगा, दुनिया भर की गाली देता है। और एडीजी साहब बोलते हैं, अरे भाई पैसे मत लो, क्यों ट्रक वालों से पैसे लेते हो। तो एडीजी साहब को बोलता है कि तू देगा पैसे, यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, यहाँ पर हर ट्रक से लेना है पैसा, ये हमारे पास नहीं आता है, ये कहीं और किसी और के पास जाना है। तो मैं अपने पॉकेट से दूंगा या तू देगा, ज़्यादा कानून सिखा रहा है, तेरे पिछवाड़े में ये कर दूंगा। गाली उनको भी देता है। जब वो एडीजी साहब को उल्टी बातें बोलता है तब फिर उस बैठे हुए सब इंस्पेक्टर से रहा नहीं जाता है और सब इंस्पेक्टर कूद जाता है ट्रक से। और ट्रक से कूदने के बाद उसकी कॉलर पकड़ता है। और जब कॉलर पकड़ता है तो वो बोलता है कि तू पुलिस वाले की कॉलर पकड़ रहा है, तेरे को अभी बताता हूँ। अपने 1-2 और पुलिस वालों को आवाज़ लगाता है। जैसे ही पुलिस वालों को आवाज़ लगाता है वैसे ही एडीजी साहब और डीआईजी साहब दोनों कूदते हैं। और साथ में जो टीम सिविल ड्रेस में दूसरी गाड़ियों में इधर उधर घूम रही थी, सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सारा इकट्ठा होने के बाद जो वहाँ पर जितने भी दलाल थे, 25-30 दलाल घूम रहे थे, उन सारे दलालों को पकड़ लिया जाता है। ये पुलिस वाला एक हेड कांस्टेबल होता है और एक और सिपाही होता है, ये 2, और ये जो इनके पास आया था 3 पुलिस वाले होते हैं। इन तीनों पुलिस वालों को पकड़ा जाता है। वहाँ पर पुलिस वाले और 1-2 होते हैं, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ धान की खेत बगल में था, उस धान के खेत से कूद करके और वो भाग जाते हैं। इनको पकड़ा जाता है और इनको पकड़ने के बाद जो सिपाही होता है, इससे जब पूछताछ की जाती है, इसको वहाँ पर जिप्सी में अपने बैठा करके दोनों एडीजी साहब और डीआईजी साहब दोनों उससे पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें बताता है। कहता है कि ये 500 रुपये में से 100 रुपये तो हम लेते हैं, जो भी सिपाही यहाँ पर रहता है वो लेता है, और बाकी 400 रुपये जो थानेदार है यहाँ का, हमारा जो इंचार्ज है, उसके पास चला जाता है। जब कैलकुलेट किया जाता है
तो वहाँ पर एडीजी साहब और डीआईजी साहब दोनों कैलकुलेट करते हैं, तो कहते हैं कि इस 500 के हिसाब से अगर 1000 ट्रक भी अगर आते हैं तो 5 लाख रुपए हर दिन की उस थाने की इनकम थी, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन एक्चुअल में अगर कहा जाए तो सिर्फ 1000 ट्रक वहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमने देखा हुआ है वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात वहाँ पर ट्रकों की लाइनें लगी रहती हैं। कम से कम 1500 से 1600 ट्रक उस गोलंबर से निकलते हैं। वहाँ पर थाने पर जाया जाता है, थाने पर जो दरोगा होता है, दरोगा को पता चलता है तो दरोगा भी भाग जाता है। तो जो पुलिस वाला मिलता है उसको पकड़ करके बैठा लिया जाता है। जितने दलाल होते हैं उनको मारपीट किया जाता है, लेकिन फिर उन दलालों को पकड़ करके और वहीं थाने में जितने भी हैं सबको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर डीआईजी साहब कहते हैं कि एडीजी साहब से, साहब अभी तो एक जगह पकड़ा है हमने, अभी एक दूसरा जगह और है, कोरंडाडीह चौकी, वहाँ पर भी सेम ऐसी ही कार्रवाई होती है। फिर वो पूरी टीम कोरंडाडीह चौकी पर पहुँचती है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी रोड के ऊपर यही कार्रवाई हो रही थी, सेम टू सेम। वहाँ भी पूरी ट्रकों की लाइन लगी हुई थी, सबसे 500-500 रुपये वहाँ भी वसूले जा रहे थे, और वो पैसे जो थे यहाँ पर थानेदार के पास आ रहे थे और वहाँ चौकी इंचार्ज के पास। कहने के लिए तो ये कहते हैं कि जो भी आला अधिकारी वहाँ के हैं, जो भी एसपी डीएसपी जो हैं, उनका कहना है कि हमें इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हमारे ख्याल से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एसपी और डीएसपी को ये चीज़ें पता ना हो। पूरी रात ट्रकों का आवागमन होता है और पूरी रात ट्रकों को खड़ा करके और पैसे वसूला जाता है, और कैसे ऐसा हो सकता है कि वहाँ के एसपी और डीएसपी को ये पता नहीं हो। ये सारी मिली भगत है, सबको पता है। ये लोग मिल करके, सबका हिस्सा बंटा हुआ था, सब लोग मिल करके ये काम करते थे। कोरंडाडीह के भी चौकी इंचार्ज और वहाँ के जो भी सिपाही हैं उनको सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारी लोगों को 12 सिपाही और चौकी इंचार्ज और ये जो इंस्पेक्टर था, थाना इंचार्ज, इन सारों को सस्पेंड कर दिया जाता है। एसपी डीएसपी ये सारों को वहाँ से पोस्टिंग कर दी जाती है। ये जितने भी यहाँ पर पदस्थ हैं थाने पर और चौकी पर, इनकी पूरी जांच की जा रही है, इनके पूरे अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, इनकी पूरी प्रॉपर्टियों की जांच की जा रही है कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने अगर बनाया है तो कैसे बनाया है। इनके ट्रांजैक्शन चेक किए जा रहे हैं, इनके रिश्तेदारों का ट्रांजैक्शन, रिश्तेदारों का बैंक अकाउंट, रिश्तेदारों के नाम पर जो ज़मीनें खरीदी गई हैं 2-4 सालों में, वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। और मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि अगर कोई भी चीज़ इनके विपक्ष में पाया जाता है, अगर इनका इनकम, इनके जो इनका इनकम साल का होना चाहिए, जो महीने का इनकम होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर इनके पास इनकम पाया जाता है तो इनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, और वो बुलडोजर की कार्रवाई इनके ऊपर भी हो सकती है। तो दोस्तों, इतने बड़ी केस का पर्दाफाश हुआ है, और ये ऐसे अधिकारियों ने किया है जो कि अपनी ईमानदारी के लिए मिसाल है। इनकी ईमानदारी का उत्तर प्रदेश पुलिस में लोग दाग देते हैं कि ये वैभव कृष्णा कैसे अधिकारी हैं। हमारे गाजीपुर ज़िले में भी ये पहले रह चुके थे, इनके बारे में अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि कितने ईमानदार थे। जब ये थे यहाँ के एसपी, तब भी इन्होंने गाजीपुर ज़िले को काफ़ी सुधार दिया था, यहाँ पर घूसखोरी बंद करवा दिया था इन्होंने, और ये अब आजमगढ़ में जाने के बाद भी वही चीज़ें कर रहे हैं। डीआईजी बनने के बाद भी ये काफ़ी इन सब चीज़ों के ऊपर एक्शन लेते हैं। और हमारे एडीजी जो वाराणसी रेंज के एडीजी हैं, वो भी वैसे ही ईमानदार आदमी। ऐसे ईमानदार अधिकारियों की ज़रूरत है, तभी ये उत्तर प्रदेश पुलिस सुधरेगी।
और ऐसे जो सब इंस्पेक्टर, जो दरोगा और ये जो घूसखोर और चोर हैं, इनको तो इनकी टांगें ऊपर लटका करके और सिर को नीचे करके चूतड़ों पे डंडे बजाना चाहिए, तब ये जाकर के सुधरेंगे। इतने दरिंदे हो चुके हैं ये लोग कि इनको शर्म नहीं आती है ऐसा काम करने में। ये हर आदमी से पैसे ले लेंगे, एक गरीब ठेले वाले को भी नहीं छोड़ते ये लोग, सब्जी बेचने वाले को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोग हैं ये। आपको कैसा लगा ये वीडियो? कुछ आप इस वीडियो को रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ चैनल्स, काफ़ी लोग इसके बारे में जो पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट है वो आपको बताएं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो चीज़ें बताने की मैं कोशिश किया हूँ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।